नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल, भारत का हूं और भारत की बात करता हूं। मैं रोज रात के 8 बजे आपके सामने आता हूं और चुनाव से जुड़ी बिल्कुल अंदर की खबर निकालकर आपके सामने रख देता हूं। लेकिन आज मैं पहले आपको दिल्ली दिखाना चाहता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों? जिसे दिल्ली की सर्दी कहते हैं उसे आने में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन जैसे जैसे नवंबर बीत रहा है ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। यही वो समय है जब प्रवासी पक्षी दिल्ली और आसपास के इलाकों में डेरा डाल देते हैं। सच कहे तो इस गुलाबी ठंड में इन प्रवासी पक्षियों ने दिल्ली का माहौल खुशनुमा बना दिया है। आप सोच रहे होंगे कि गर्म चुनावी खबरें छोड़कर मैं दिल्ली की ठंड के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, मौसम और प्रवासी पक्षियों के बारे में क्यों बात कर रहा हूं। दरअसल प्रवासी पक्षी हो या इंसान, माहौल दोनों ही बदल देते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैंने विषय बिल्कुल नहीं बदला है। आज बीजेपी के एक बड़े नेता से मेरी बात हुई। इसमें राजस्थान के ग्राउंड जीरो का हाल, चुनावी स्ट्रैटेजी जैसे तमाम मुद्दे भी थे। इसी दौरान हैरान करने वाली बात सामने आई। प्रचार का फेस बेशक बीजेपी के बड़े नेता है, लेकिन इसमें लोकल लीडर्स के साथ प्रवासी कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका है। राजस्थान में बीजेपी ने जीत की जो व्यूह रचना की है वो 3 स्तर की है और ये प्रवासी कार्यकर्ता राजस्थान का चुनावी माहौल कैसे बदल रहे हैं ये मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिरकार प्रवासी कार्यकर्ताओं की ये बात क्या है। और ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल क्या है? सबसे पहले सवाल की बात करते हैं। तो पहला सवाल, प्रवासी कार्यकर्ता राजस्थान में लोकल लेवल पर कैसे काम कर रहे हैं, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। दूसरा सवाल, बीजेपी के प्रवासी कार्यकर्ता लोकल कार्यकर्ताओं से कैसे तालमेल बिठा रहे हैं। तीसरा सवाल, बीजेपी की लीडरशिप ग्राउंड वर्कर्स को कैसे मॉनिटर कर रही है। ये 3 सवाल, अब एक एक करके इन तीनों सवालों के जवाब आपके सामने रखते हैं। नरेंद्र मोदी राजस्थान में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल भी वो इसी सिलसिले में 12 जिले के अंता विधानसभा इलाके में गए थे। वहां समर्थकों को संबोधित करते करते पीएम मोदी को अपने वो दिन याद आ गए जब वो पार्टी में अपने शुरुआती दौर में काम कर रहे थे। उन दिनों का जिक्र करते हुए उन्होंने एक बड़ी मार्के की बात कही। क्या वो बात थी, ये सुनिए। मैं सालों तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन के काम में लगा रहा था। कोई बड़े से बड़ा नेता आने वाला हो और हमें कहे कि सुबह 11 बजे सभा करनी है, तो हम हाथ जोड़ के कहते थे कि नहीं जी, सुबह मत दीजिए, लोगों को आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, 2 बजे के बाद दीजिए। मैं जिले के सभी कार्यकर्ताओं को इतनी बधाई देता हूं कि आपने इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया। आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की कामयाबी का क्रेडिट देते वक्त किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिसकी तारीफ में संदेश स्थानीय कार्यकर्ताओं के लिए था और प्रवासी कार्यकर्ताओं के लिए भी यह संदेश था। प्रवासी कार्यकर्ता लोकल यूनिट के साथ मिलकर बहुत सीक्रेटली ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। इन प्रवासी कार्यकर्ताओं के काम का तरीका जितना दिलचस्प है उतनी ही दिलचस्प है इन्हें राजस्थान की जिम्मेदारी दिए जाने की कहानी, जिसका सिरा जुड़ता है दिल्ली से। जी हां, दिल्ली से। दिल्ली में 7 जून को बीजेपी की एक बड़ी खास बैठक हुई। इस बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान के लिए चुनाव प्रभारी चुने जाने थे। लिहाजा बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत संगठन से जुड़े तमाम बड़े पदाधिकारी और नेता शामिल थे। इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और बाद में जब नामों का ऐलान हुआ तब पता चला कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को राजस्थान की चुनाव की जिम्मेदारी मिल चुकी है। प्रहलाद जोशी करीब 30 साल से राजनीतिक जीवन में है। संघ से बीजेपी में आए, पार्टी के सीनियर नेता हैं और चुनाव प्रबंधन को बखूबी समझते हैं।
राजस्थान की जिम्मेदारी मिलते ही वो जीत की रणनीति बनाने में जुट गए। प्रहलाद जोशी ने जो काम सबसे पहले किया वो था संभाग के हिसाब से जिम्मेदारियों का बंटवारा करना। दरअसल राजस्थान को 7 संभागों में बांटा जाता है। कहानी यहीं से असली टर्न ले रही है। देखिए कैसे। प्रहलाद जोशी ने देश भर से 7 नेता सिलेक्ट किए जो संगठन को अच्छे से समझते हैं और संगठन की रीति नीति को जानते हैं। राजस्थान के 7 अलग अलग संभागों की जिम्मेदारी इन 7 कार्यकर्ताओं को दी गई। कोटा संभाग की जिम्मेदारी त्रिलोक जम्वाल को दी गई। त्रिलोक जम्वाल हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के महामंत्री रह चुके हैं और वहां की बिलासपुर सदर सीट से विधायक भी हैं, जिस सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी विधायक रह चुके हैं। अब देखिए आगे उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर संभाग की जिम्मेदारी इस वक्त पवन राणा देख रहे हैं। पवन राणा दिल्ली में बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं, संघ के प्रचारक हैं और इनको बीजेपी ने यहां पर भेजा है। पवन राणा को भी चुनाव प्रबंधन में खासी महारत हासिल है। हिमाचल प्रदेश हो या हरियाणा हो, ये इसकी झलक भी देखने को कई बार मिली है। आगे बढ़ते हैं। अजमेर संभाग की जिम्मेदारी डॉक्टर महेंद्र सिंह को दी गई। महेंद्र सिंह यूपी में मंत्री रह चुके हैं, संगठन में अच्छी पकड़ रखते हैं, संघ के करीबी हैं, चुनावी प्रबंधन में इन्हें भी महारत हासिल है। तो डॉक्टर महेंद्र सिंह को अजमेर की जिम्मेदारी दी गई। बीकानेर की अगर बात करें, बीकानेर की जिम्मेदारी असीम गोयल के पास है। वो लगातार दूसरी बार हरियाणा की अंबाला विधानसभा सीट से विधायक हैं, संघ के करीबी बताए जाते हैं। भरतपुर संभाग की बात करें तो भरतपुर संभाग की जिम्मेदारी अजय कुमार के पास है। वो उत्तराखंड में बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं। जोधपुर संभाग का जिम्मा विजया रहाटकर को सौंप दिया गया है, जो कि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो ये 7 लोग हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। और पाली संभाग का जिम्मा सिद्धार्थन को दिया गया है। सिद्धार्थन पहले दिल्ली बीजेपी के संगठन महामंत्री थे, अब हिमाचल के संगठन महामंत्री हैं। तो ये 7 चेहरे हैं जो कि प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और स्थानीय लीडरशिप के साथ मिलकर चुनाव प्रबंधन का काम देख रहे हैं। ये सारे संभाग प्रभारी 1 सितंबर को जयपुर पहुंचे। सबने अपने अपने संभाग में बैठक की, फिर जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां के कार्यकर्ताओं से इन्होंने मुलाकात की, सबका फीडबैक लिया और फिर कमान के अलग अलग स्तर तैयार किए गए। ये कैसे हुआ मैं आपको वो भी बता देता हूं, जरा इसको भी समझिए। बीजेपी ने हर संभाग के हर जिले में एक प्रभारी नियुक्त किया। इसके साथ ही विधानसभा सीट पर भी एक एक प्रवासी कार्यकर्ता को प्रभार दिया गया, यानी हर विधानसभा सीट पर ये लोकल लीडर्स के साथ मिलकर काम करते हैं और अपने इलाके की रिपोर्ट अपने से ऊपर के प्रभारियों को देते हैं, जो अंत में प्रदेश प्रभारी से होते हुए सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचते हैं और उसी के हिसाब से पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव करती रहती है। बीजेपी की नजर में प्रवासी कार्यकर्ताओं की क्या अहमियत है, यह बताने के लिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। कुछ दिन पहले अमित शाह चुनावी कार्यक्रम के सिलसिले में राजस्थान गए थे। इस दौरान उन्होंने मंच से प्रवासी कार्यकर्ताओं के बारे में बात की, उनकी तारीफ की और उसी मंच से यूपी में मंत्री रहे डॉक्टर महेंद्र सिंह की तारीफ की, जो अजमेर संभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ये वो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। उस वीडियो में साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही। यूपी के हमारे नेता महेंद्र सिंह जी, महेंद्र सिंह आगे आओ, कहां है? आगे आओ। महेंद्र सिंह यूपी से ताली बजाओ भाई। भोजन बैठक रणनीति 3 ही चीजें करते रहते हैं। बाद में से यही हिमाचल में करते तो वहां हार गए, यही कर्नाटक में किए वहां हार गए। तो ये सब इनकी जो एक प्रचार होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, हमारी बैठकें हो रही हैं, हमने त्रिस्तरीय राजनीति क्या रणनीति बनाई है, ये किया, ये सब बातें हैं, इससे कुछ होता रहता नहीं। बीजेपी के प्रवासी कार्यकर्ताओं के चुनावी असर को खारिज करने की कोशिश तो की, जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया और चुटीला आया। बीजेपी के सांसद और पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा, मैं आपको वो सुनवाता हूं, जरा उसको भी सुनिए। प्रवासी कोई नेतृत्व नहीं, नेतृत्व प्रदेश का है, नेतृत्व जिले का है, नेतृत्व प्रदेश का है, नेतृत्व राष्ट्र का है। प्रवास के कार्यकर्ता सहयोग और समन्वय की दृष्टि से आते हैं, मगर वो कांग्रेस पार्टी का तो नेतृत्व ही अब प्रवासी है।
बीजेपी राजस्थान के चुनाव में प्रवासी कार्यकर्ताओं वाला जो मास्टर स्ट्रोक खेल रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और बीजेपी के आगे बड़ी चुनौती पेश कर दी है। कांग्रेस का क्या है वो बड़ा चैलेंज? बीजेपी ने राजस्थान के चुनाव में प्रवासी कार्यकर्ताओं वाला जो मास्टर स्ट्रोक लगाया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और बीजेपी के आगे बड़ी चुनौती पेश कर दी है। अगली खबर में हम आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस का क्या है वो बड़ा चैलेंज जो कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस रख रही है। इस चैलेंज की अगर सिलसिलेवार तरीके से बात की जाए तो यह चैलेंज भी कम दिलचस्प नहीं है। इस चैलेंज में क्या कुछ है, देखिए, इस चैलेंज में भी तमाम चीजें वैसे ही व्यूह रचना है, ठीक उसी तरह से संगठन में अलग अलग स्तर हैं, यानी कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी की तरह ही 3 स्तर का एक प्लान तैयार किया है। ये 3 स्तर का प्लान क्या है मैं आपको बताऊं कि पहला स्तर कांग्रेस का भी उसी लिहाज से है। इस पहले स्तर में कांग्रेस में आते हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय लीडरशिप। राजनीति में एक कहावत है कि उतार चढ़ाव अक्सर आते रहते हैं, लेकिन कभी मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात राज्यसभा से रिटायर होने वाले सांसदों के विदाई के कार्यक्रम के वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले साल संसद में कही थी। इसी साल राजस्थान में कांग्रेस इसी रणनीति पर चुनावी मैदान में है, लेकिन सवाल यह है कि क्या राजस्थान में 3.5 दशक से सत्ता परिवर्तन का रिवाज बदल सकता है? इसे समझना है तो कांग्रेस की इलेक्शन स्ट्रेटेजी को भी गहराई तक जानना बेहद जरूरी है। मसलन राजस्थान में कांग्रेस का चुनावी प्रचार पिछले चुनावों से कैसे अलहदा है, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से लेकर जमीनी कार्यकर्ता तक कैसे काम कर रहे हैं, कांग्रेस के 3 लेवल कैंपेनिंग क्या फिर से सत्ता में वापसी करवा सकती है? ये 3 बड़े अहम और मौजूद सवाल हैं। चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से ही मैंने राजस्थान में कांग्रेस की चुनावी कैंपेन को गौर से देखा, समझा और जाना कि बड़े नेताओं से लेकर कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं से उनसे बात भी की मैंने, चुनावी राजनीति के जानकारों से लेकर इलेक्शन एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस का भी 3 लेवल चुनावी कैंपेन रहा है। ये 3 लेवल क्या क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। पहला सेंट्रल लीडरशिप, दूसरा स्टेट लीडरशिप, कमेटी और तीसरा कांग्रेस का इलेक्शन वॉर रूम। इन तीनों के बारे में विस्तार से जानिए। कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप में पार्टी के बड़े नाम हैं, मसलन अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, ये वो तमाम बड़े नाम हैं और राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम भी इसमें शामिल है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के जरिए बड़ी रैलियां की गई। रैलियों के लिए ऐसे इलाकों को चुना गया, खासतौर पर जहां पार्टी कमजोर नजर आ रही थी। रैलियों के लिए जातिगत समीकरणों पर भी फोकस किया गया। 9 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद कांग्रेस के बड़े नेता मैदान में उतरे। प्रियंका और राहुल गांधी अब तक 10-10 रैलियां कर चुके हैं। अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान में लगातार पब्लिक मीटिंग करते रहे हैं। कांग्रेस के नेशनल लीडर जहां प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर रहे हैं, तो स्टेट लीडरशिप लोकल लेवल पर फोकस करती रही है। राजस्थान में कांग्रेस ने 4 स्टेट कमेटियां बनाई, जिनकी जिम्मेदारी स्टेट लेवल पर 4 बड़े नेताओं को दी गई। इनमें पहला नाम सीपी जोशी, जिन्हें घोषणा पत्र कमेटी की जिम्मेदारी दी गई। दूसरा नाम है गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी है। तीसरा नाम है हरीश चौधरी और चौथा नाम है गोविंद राम मेघवाल। गोविंद राम मेघवाल को कैंपेन कमेटी का प्रमुख बनाया गया है। तो ये कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं जिन्होंने राजस्थान में कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। इन चारों कमेटियों को राजस्थान में कांग्रेस के चुनावी कैंपेन की पूरी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस के धुआंधार प्रचार का जो सबसे अहम पिलर रहा वो है डिजाइन बॉक्स, जिसमें चुनावी कैंपेन को पूरी तरह से बदल दिया। लिहाजा आपके लिए जानना जरूरी है कि ये डिजाइन बॉक्स आखिरकार क्या है। डिजाइन बॉक्स कंपनी है जिसके मुखिया नरेश अरोड़ा है। कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी को डिजाइन बॉक्स ने ही मुकम्मल किया। कर्नाटक से पहले यह कंपनी कांग्रेस के लिए हरियाणा और असम में भी काम कर चुकी है और वहां पर भी कांग्रेस को बेहतर नतीजे मिले थे। डिजाइन बॉक्स पहले सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए काम कर रही थी, जिसके बाद कांग्रेस की कैंपेन की जिम्मेदारी भी डिजाइन बॉक्स को दे दी गई।
और अब पूरा कैंपेन डिजाइन बॉक्स ही तैयार कर रही है। राजस्थान में कांग्रेस के प्रचार का पूरा डिजाइन इसी कंपनी ने तैयार किया, जिसकी शुरुआत 9 महीने पहले से कर दी गई, जब राजस्थान में बजट का ऐलान किया गया, जिसमें गहलोत सरकार ने कई स्कीम्स का ऐलान किया। इसी के बाद डिजाइन बॉक्स ने मोर्चा संभाल लिया था। डिजाइन बॉक्स ने कैसे राजस्थान में कांग्रेस का चुनावी कैंपेन बदल दिया, इसे लेकर भी मेरे पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी है, इसको आप भी जानिए। डिजाइन बॉक्स ने सरकार की अच्छी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का अभियान शुरू किया। डोर टू डोर के जरिए 2 करोड़ कार्यकर्ता 92 लाख गारंटी कार्ड बांट चुके हैं। 3000 से ज्यादा कैंप लगाए गए। 7 गारंटी यात्राओं के जरिए विधानसभा की 146 सीटों तक पहुंच बनाई गई। गारंटी यात्राओं का जिम्मा कांग्रेस की जमीनी कार्यकर्ताओं को दिया गया, जिन्होंने इसको बखूबी निभाया। 2 करोड़ कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा गया, जो सरकार की गारंटी लेकर 1 करोड़ घरों तक गए। हर जिले में सरकार के गारंटी कार्ड बांटे गए। 3.5 करोड़ लोगों से सुझाव मांगे गए। दरअसल इस मुहिम के जरिए डिजाइन बॉक्स ने कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं को पार्टी कैंपेन से सीधे जोड़ दिया। पहले के चुनावों में कांग्रेस के प्रचार अभियान में इस बात की कमी रही है। इसके बाद इसी के आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया गया और यह भी बड़ा दिलचस्प था। इस सब के बीच कांग्रेस की कैंपेन का जो एक और अहम हिस्सा रहा, वो था राजस्थान मिशन 2030। ये अभियान क्या है, मैं आपको यह भी बता देता हूं। इसी साल 22 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान मिशन 2030 की शुरुआत की, जिसका मकसद 2030 तक राजस्थान को अग्रणी बनाना है। अभियान के तहत लोगों से राय ली गई। सरकारी दफ्तरों से लेकर स्कूलों और सोशल मीडिया में सुझाव मांगे गए। राजस्थान में कांग्रेस के लिए सिर्फ चुनाव नहीं है, बल्कि 3.5 दशक के सत्ता परिवर्तन के रिवाज को बदलने की भी चुनौती है। यही वजह है कि कांग्रेस ने गहलोत सरकार की योजनाओं और गारंटियों को जनता तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए बाकायदा इलेक्शन वॉर रूम भी तैयार किया गया। कांग्रेस का इलेक्शन वॉर रूम जयपुर में है, जहां 24 घंटे काम होता है। वॉर रूम में 500 नौजवानों की टीम है, जो हर दिन के काम को मैनेज करने के साथ ही सोशल मीडिया की वर्किंग, कंटेंट डिजाइन जैसे काम करती है। इसके अलावा बूथ मैनेजमेंट, बूथ कार्यकर्ताओं और कमेटी की वर्किंग जैसी रणनीति तैयार होती है। 2 दिन पहले राहुल गांधी भी कांग्रेस के इलेक्शन वॉर रूम में पहुंचे थे। तो इस तरह से कांग्रेस पूरा प्रचार अभियान चला रही है। कांग्रेस ने कई महीने पहले प्रचार की रणनीति तैयार कर ली थी, जिसे पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका असर 3 दिसंबर को नजर आएगा? कांग्रेस की कैंपेनिंग पर बीजेपी का क्या कहना है, पहले यह भी आपको सुनवाते हैं। राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का। गहलोत सरकार की भ्रष्टाचार, नियत में खोट, डिवाइड एंड रूल, विभाजित करके राज करना, ये सारी चीज़ें इतनी हुई हैं कि लोग उससे त्रस्त आ चुके हैं। और इसलिए गहलोत सरकार को का जाना और भारतीय जनता पार्टी को लाना, ये आज राजस्थान की जनता का मन बना है। बीजेपी भले ही कांग्रेस पर निशाना साध रही हो, लेकिन कांग्रेस को राजस्थान की सत्ता के रिवाज बदलने का पूरा भरोसा है। ट्रेडिशन ब्रेक होगा। उत्तर प्रदेश में भी यही ट्रेडिशन होता था 5 साल, लेकिन ब्रेक हुआ। तो जो एक परसेप्शन जरूर बना हुआ है, लेकिन वो परसेप्शन इस बार फॉल्स परसेप्शन है और सरकार वहाँ रिपीट हो रही है। कांग्रेस की सरकार फिर से दोबारा बनेगी। कांग्रेस के एक धड़े का आकलन है कि 15 से 20 निर्दलीय उम्मीदवार जीत सकते हैं। ऐसे नेताओं के संपर्क में रहने के लिए भी अभी से जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। वैसे राजस्थान के रण में कौन बाजी मारेगा, रिवाज बदलेगा या बरकरार रहेगा, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि तैयारी दोनों तरफ से मुकम्मल है। वैसे मुकाबला दक्षिण में भी दिलचस्प है। अब दक्षिण की तरफ चलते हैं। तेलंगाना का जिक्र भी जरूरी है, जहां सबसे आखिर में 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। पिछले 1 दशक से तेलंगाना की सत्ता पर के चंद्रशेखर राव काबिज हैं, लेकिन इस बार दक्षिण से सियासी दुर्ग चुनावी राजनीति में भी 3 अहम किरदार हैं। कौन से वो 3 अहम किरदार हैं, आइए एक एक कर आपको बताता हूं। अपनी सरकार बचाने की चुनौती है। तेलंगाना के मैदान में कौन कौन है, जरा इस पर नजर डालिए।
कांग्रेस 15 साल बाद तेलुगु राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए मशक्कत कर रही है। इन दोनों पार्टियों के अलावा अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी भी उम्मीद लगाए बैठी है। तो ये जो 3 चेहरे आपको दिख रहे हैं, ये वो चेहरे। इनमें एक नाम और है, वो नाम है AIMIM पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जो इन दिनों कांग्रेस पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। इनकी बहन आई राहुल गांधी की मोहतरमा। अब देखो, भाई बहन की सोच नहीं मिलती। इनके भाई क्या बोलते, असदुद्दीन ओवैसी पैसे लेके इलेक्शन लड़े। तेलंगाना में अपनी हर रैली में ओवैसी के टारगेट पर कांग्रेस ही होती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के निशाने पर भी कांग्रेस ही होती है। असल में केसीआर कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौती मान रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस ने कैंपेन की शुरुआत चुनाव की तारीखों के ऐलान से महीने भर पहले ही शुरू कर दी थी। 18 सितंबर को हैदराबाद में बड़ी रैली की, जिसमें राहुल और सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसी रैली में कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए 6 गारंटियों का भी ऐलान कर दिया था। यही वजह है कि तेलंगाना को लेकर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है, जबकि केसीआर ने अब की बार अपनी प्रचार की रणनीति बदल दी है। रही बात बीजेपी की, तो पार्टी ने तेलंगाना में भी पूरी ताकत झोंकी हुई है। आज 11वें दिन एक बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर ये कि 39 मीटर तक ड्रिल कर दिया गया है, यानी कि 70% से ज्यादा ड्रिल हो चुका है। ये वो मशीनें हैं जो अंदर फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए बेहद कारगर साबित होंगी। सकरा रास्ता है, ऐसे में इतने बड़े ट्रक को निकालने के लिए ट्रैफिक के विशेष इंतजाम भी किए जा रहे हैं। आखिरी का 18 मीटर, जिसको ये माना जा रहा है कि आज देर रात तक ये काम भी हो जाएगा। कभी भी किसी भी वक्त वो बड़ी खबर सामने आ सकती है, जब इन 41 लोगों को एक एक कर बाहर निकाला जाएगा। उत्तरकाशी में फंसे 41 लोगों का सुरंग में आज 11वां दिन है और 11वें दिन अच्छी खबर आई है। पहली बार रेस्क्यू ऑपरेशन में डेडलाइन दी गई है। सुरंग में करीब करीब आखिरी छोर तक पहुंच चुके हैं रेस्क्यू करने वाले लोग। अब सब ठीक रहा और ड्रिलिंग मशीन के रास्ते में कोई चट्टान नहीं आई, तो 41 मजदूर आज रात या फिर कल की सुबह देखेंगे और फिर पूरा हिंदुस्तान मिशन उत्तरकाशी की कामयाबी का जश्न मनाएगा। भारत की बात में मेरे साथ आज देखिए कि हम क्यों कह रहे हैं कि अच्छी खबर जल्द आने वाली है। इंतजार खत्म होने को है। 41 मजदूरों के इम्तिहान पर अब बस विराम लगने को है। हिंदुस्तान की नजर जिस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी है, वहां से अब शुभ समाचार मिलने को है। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बेहद खुशी है कि पिछले 1 घंटे में हम जो काम कर रहे थे, उससे हम एक और 6 मीटर की लेंथ इस ऑगर ड्रिल से पुश कर चुके हैं और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले 2 घंटे में जब हम अगली फेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, हम तैयार होंगे कि हम और सुगमता के साथ और सफलता के साथ आगे वाला जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कर लें। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे उत्तराखंड सरकार के विशेष कार्याधिकारी भास्कर खुलबे ने जो कुछ बताया वो खुशी की बात है, लेकिन जरा इनके चेहरे का भाव देखिए।
आंखों की चमक देखिए, जिसमें तनाव या घबराहट नहीं है, बल्कि जल्द जीत हासिल करने का विश्वास है। बड़ी सारी अड़चनें आ सकती है, लेकिन अगर ना आए, उम्मीद करते हैं कि अगले देर रात्रि तक या कल सवेरे सवेरे कुछ अच्छी खबर हम सबको मिले और हम सब जो हम अपनी मेहनत इतनी की है, सबने इतनी सब्र से इतने दिन अभी गुजारे काटे हैं, ये खुशी का मौका जल्द से जल्द देखने को मिले। और उसी की मिसाल है सुरंग के ठीक बाहर से आई ये तस्वीरें। आप कहेंगे कि इन तस्वीरों में ऐसा क्या खास है, तो जरा गौर से देखिए। सुरंग के बाहर एम्बुलेंस का तांता लगा दिया गया है। सुरंग के बाहर करीब 1 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस खड़ी कर दी गई हैं और इसके अलावा मंगाई जा रही हैं। 41 एम्बुलेंस की मांग की गई है ताकि ऑपरेशन टनल के कंप्लीट होते ही 41 मजदूर जब बाहर आएंगे तो जरूरत पड़ने पर उन्हें एम्बुलेंस के जरिए फौरन अस्पताल ले जाया जा सके। घटनास्थल के ठीक पास में कई सारी एम्बुलेंस वैन आपको नज़र आ रही हैं। अगर हम आपको तस्वीरों में दिखा पाएँ तो देखिए सामने 2 एम्बुलेंस वैन खड़ी हुई हैं। उसी के ठीक अगर आप जो है लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे एक और आपको एम्बुलेंस वैन नज़र आएगी 3। उसी के ठीक पास में एक और 4 नज़र आएगी। अगर आप जो है इधर देखेंगे ये पेड़ के झाड़ियों के पीछे आपको यहाँ पर जो है 2 एम्बुलेंस खड़ी हैं 5-6। इसी तरीके से अगर आप जो है सामने देखेंगे यहाँ पर देखेंगे 7 एम्बुलेंस। वो पीछे जो है बुलडोज़र है, बुलडोज़र के पीछे अगर आप नज़र डालेंगे तो वहाँ पर भी जो है 2 एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं। तो 7, 8, 9 इस तरीके से जो है 9-10 एम्बुलेंस तो हमको इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रही हैं। 1 से 1.5 दर्जन ऐसी एम्बुलेंस को यहाँ पर लाया गया है। पूरा मेडिकल स्टाफ तैनात कर दिया गया है ताकि अस्पताल पहुंचने से पहले किसी तरह की जरूरत हो तो उसे पूरा किया जा सके। सामने आप देखिए नीचे की ओर ये मेडिकल स्टाफ यहाँ पर पूरी तरह तैयार हो रहा है कि जब ये श्रमिक भीतर से निकलेंगे तो अगर उनको किसी भी तरह की हेल्थ इमरजेंसी होती है तो ये सारे के सारे वो ट्रीटमेंट करने में सक्षम होंगे। इसके साथ साथ ऊपर देख सकते हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने भी अपनी कमर कस ली है कि जब ये श्रमिक भीतर से बाहर आएंगे तो किसी भी तरह की कोई आवश्यकता होगी तो वो भी उसके लिए बाकायदे मुस्तैद रहेंगे। चारों तरफ आप देखेंगे जो तैयारियाँ हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए एम्बुलेंसेज लगातार आ रही हैं। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा पीछे की ओर की तस्वीर दिखाएं किस तरह से जो एम्बुलेंसेज हैं उनको यहाँ पर लगाया जा रहा है और जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो निश्चित रूप से इशारा कर रही है कि बहुत जल्द ये ऑपरेशन खत्म होगा। सुरंग से बाहर आने पर मजदूर की जैसी स्थिति होगी उसे देखते हुए ये तय किया जाएगा कि उसे किस अस्पताल भेजा जाना है। यानी सुरंग के बाहर युद्ध स्तर पर तैयारी पूरी हो चुकी है और अब बस इंतजार मजदूरों के बाहर निकलने का है। एम्बुलेंस सर 108 तो 31 एम्बुलेंसेस आ रही हैं। 31 एम्बुलेंस यहाँ पर आ गई हैं? नहीं आई नहीं, अभी आई रही हैं। अलर्टी पे हैं सर, सुबह से अलर्टी पे। सुबह से अलर्ट पर हो, मतलब कभी भी निकल सकते हैं। बताइए क्या कि कहाँ ले जाना होगा? नहीं, जैसी कंडीशन होगी, जैसी कंडीशन ठीक होगी तो डिस्ट्रिक्ट जाएगा, बाकी नीचे जाएगा। उत्तरकाशी में जिस सिलकियारा टनल के बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है वहाँ पिछले कई दिनों से बड़े बड़े ट्रक और मशीनों की आवाजाही से रास्ता घिरा हुआ था। लेकिन जब खबर आई कि बहुत जल्द सुरंग में फंसे मजदूरों तक हम पहुँच जाएंगे तो रास्ता भी साफ किया जाने लगा है ताकि मजदूरों को अस्पताल पहुंचाने में 1 मिनट की भी देरी न हो। जब वो जो है मजदूर निकलेंगे तो उनको किस तरीके से यहाँ से लेकर के अस्पताल जाना है या किस तरीके से उनको इलाज दिलवाना है, उनके जो परिजन होंगे उनको यहाँ से कैसे जो है साइट से लेकर जाना है। इस वजह से ये जो देखिए तमाम ट्रक जो कंस्ट्रक्शन साइट पे खड़े हुए थे तो अब जो ये तमाम जो पुलिसकर्मी है लगातार अनाउंसमेंट करके कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे रास्ते को क्लियर करवाया जाए। क्योंकि पिछले कई दिनों से वैसे तो जो यहाँ पर नेताओं के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है, इस तरीके से उसके बावजूद ये ट्रक्स खड़े हुए थे, लेकिन आज अब ये कोशिश की जा रही है कि तमाम ट्रक्स जो कि इस पूरे रास्ते के बीच में खड़े हुए हैं उनके ड्राइवर्स से संपर्क करके इसको हटवाया जाए, जिससे कि जब जो है यहाँ से एम्बुलेंस निकल रही हो जो मजदूरों को लेकर के तो उस दौरान किसी तरीके की बाधा ना हो। इस रिपोर्ट को देख रहे दर्शक ये सुनकर कितनी राहत महसूस कर रहे होंगे कि देश के 41 मजदूरों को सही सलामत वापस लाने के हम बेहद
करीब पहुंच चुके हैं। कल्पना कीजिए, एक माँ, एक पिता, पत्नी, बेटी, एक बहन, एक बेटे के एहसास क्या होंगे जो पिछले 11 दिन से सुरंग के भीतर चल रही इस जंग को देख रहे हैं। उत्तरकाशी के सिलक्याना में जो टनल में 41 लोग फंसे हुए हैं, उन्हें आज निकालने की कवायद काफी तेज चल रही है और माना ही जा रहा है कि किसी भी वक्त निकल सकते हैं। लेकिन अब इस वक्त देखिए, एक बड़ा एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है। एनडीआरएफ की एक बड़ी टुकड़ी जो है वो इस वक्त आपको साजो सामान के साथ अंदर जाती हुई नजर आ जाएगी। यानी कि अब जो कवायद है उसे और ज्यादा तेज किया जाएगा। पहले भी ये कहा जा रहा था कि जब जो आखिरी पाइप जो उन मजदूरों तक पहुंचेगा, उसके बाद से पहले एनडीआरएफ के जवान ही होंगे जो उस छोर तक भेजे जाएंगे। ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं टनल के भीतर की एक्टिविटी की इस वक्त, जो कि बहुत तेज एक्टिविटी चल रही है और ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त वो खबर आ सकती है जब ये कहा जाएगा कि जो 800 mm के पाइप जो हैं वो दूसरी छोर में भेजे जा रहे हैं, जहां पर वो 41 लोग पिछले 11 दिनों से फंसे हुए हैं। तो आपने देखा कि सुरंग के भीतर एनडीआरएफ के जवान दाखिल हो रहे हैं। बड़ी खबर यही है कि टनल से किसी भी वक्त लोगों को निकाला जा सकता है। एनडीआरएफ की टीम सुरंग के अंदर गई है। रस्सियों और स्ट्रेचर के साथ एनडीआरएफ की टीम सुरंग के अंदर गई है, जो अभी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। और अब हम सीधे चलते हैं मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता दीपक रावत के पास। दीपक, क्या माने जवान अंदर जा रहे हैं, मतलब अब सिर्फ कुछ वक्त और बचा है। दीपक। जी बिल्कुल, थोड़ा ही समय बचा है और जो तस्वीरें बयां कर रही हैं चीजें, वो अपने आप में साफ है कि अब जो जिस तरीके की तैयारी की जा रही है उसे यही मान के चला जा रहा है कि बस कुछ ही घंटों का वक्त होगा जब ये 41 लोग बाहर आपको नजर आएंगे। एम्बुलेंस यहां से निकलती हुई नजर आएंगी, उसकी भी तैयारी कर दी गई है और ये तमाम एक्टिविटी को काफी तेज कर दिया गया है। इस जेसीबी मशीन को आगे लगा दिया गया है। उसके बाद यहां से एम्बुलेंस को एक-एक करके अंदर भेजा जाएगा। एनडीआरएफ की जो टुकड़ियां हैं वो अंदर जा चुकी हैं। वो वहां पर एक तरीके से मॉक ड्रिल के साथ साथ ये भी कोशिश करेंगी कि जो पाइपलाइन बिछाई गई हैं, तो करीबन 57 मीटर का जो एक टनल तैयार किया गया, टनल के भीतर स्केप टनल तैयार किया गया है, जिसे तैयार करने में 11 दिन लग गए। और वो टनल जब तैयार हो जाएगी तो उसके अंदर पहले जो एनडीआरएफ के जवान है वो भेजे जाएंगे, वो रस्सियां लेकर जाएंगे, स्ट्रेचर लेके जाएंगे, पीछे डॉक्टर भी एक से दो डॉक्टर को अंदर भेजा जाएगा। उस स्ट्रेचर के माध्यम से एक-एक कर अभी क्या जानकारी मिल रही है कि जो पाइप है, जो रेस्क्यू पाइप है, वो कितने पाइप अभी अंदर ले जाए गए हैं, इसको लेकर कोई ताजा अपडेट? अभी तक की जो जानकारी है रोहित जी, वो करीबन 50 मीटर से ज्यादा की ड्रिलिंग हो चुकी है। यानी कि अब अंतिम छोर तक पहुंचने में बस कुछ ही देर का वक्त बचा है। 5 से 6 मीटर का एक आखिरी जो पाइप है उसको ड्रिल किया जाना है। वो जब ड्रिल हो जाएगा तो उसके बाद आप समझिए कि आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और शायद उसके बाद यहां से जानकारी भी निकल कर आ जाएगी कि एनडीआरएफ के जवानों को अंदर भेजा जाएगा और उसके बाद एक-एक कर सबको बाहर निकाला जाएगा। बस उसी जानकारी दीपक, आप लगातार बने रहिए और जल्द पूरे देश को ये शुभ समाचार दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक रावत, लगातार हमारे साथ वहां से बने हुए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कल और आज के बीच यानी 24 घंटे के भीतर ऐसा क्या बदल गया, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि उत्तरकाशी की सुरंग से अच्छी खबर आने वाली है। ट्रक पर लदे ये कोई साधारण पाइप नहीं है। ये पाइप सुरंग में फंसे मजदूरों की जिंदगी का वो रास्ता है जिस पर चलते हुए उन्हें बाहर आना है। दरअसल इन्हीं लोहे के पाइप के जरिए सुरंग के भीतर एक और सुरंग बनाई जा रही है। पहले 900 mm के ऐसे पाइप मलबे को ड्रिल करके अंदर डाले जा रहे थे, लेकिन अब उससे कुछ छोटे 800 mm के पाइप ड्रिल करके फिट किए जा रहे हैं। ये देखिए, मजदूर यहाँ इस हिस्से में फंसे हुए हैं। 60 मीटर का मलबा उनका रास्ता रोके हुए है। सुरंग के दोनों तरफ मलबा है और बीच में जो 2 किलोमीटर का हिस्सा है वहाँ 41 मजदूर मौजूद हैं। अब हो ये रहा है कि सिलक्यारा वाले हिस्से से लोहे के पाइप डाले जा रहे हैं और अब तक 8 पाइप ड्रिल किए जा चुके हैं। यानी हम मलबे के बीच 45 मीटर से ज्यादा का रास्ता बना चुके हैं और अब 10 मीटर से भी कम का फासला बाकी रह गया है।
टनल के भीतर जो एक और टनल बनाई जा रही है पाइप के जरिए, जिसके जरिए तमाम 41 लोगों को बाहर निकाला जाना है। उन पाइप को आज बेहद करीब से आपको दिखाते हैं। ये वो पाइप हैं जिनके जरिए इन 41 लोगों को बाहर निकालने की कवायद की जा रही है। ये आप देखें तो ये इतने चौड़े पाइप हैं कि इनसे एक एक कर सभी लोगों को बाहर आसानी से निकाला जा सकता है। ये अब जो आप देख रहे हैं इनकी चौड़ाई, पहले 900 mm चौड़ाई वाले पाइप डाले जा रहे थे, लेकिन अब जो हैं वो 800 mm की चौड़ाई वाले पाइप डाले जा रहे हैं ताकि ये आसानी से अंदर तक ड्रिल की जा सके। तो ये इनकी आप चौड़ाई देखिए करीब से, इनकी चौड़ाई इतनी है कि एक शख्स जो है वो आराम से उसको लिटाकर और रस्सियों के सहारे उसे बाहर खींचा जा सकेगा। तो ये इतने चौड़े पाइप हैं कि इसकी वजह से जो 41 लोग हैं वो जल्द बाहर आ जाएंगे। लेकिन सुरंग के भीतर फंसे मजदूरों को पाइप में से होते हुए बाहर कैसे आना है, ये बताने के लिए पहले एनडीआरएफ के जवान इन्हीं पाइप से रेंगते हुए अंदर जाएंगे और फिर मजदूरों को बताएंगे कि बाहर आने का सही तरीका क्या होगा। एनडीआरएफ के जो पीछे जवान हमको नजर आ रहे हैं, देखिए पूरा अलर्ट मोड में है। इनमें से कई सारे जवान, जिसमें उनका पैरामेडिकल स्टाफ के भी लोग होंगे, वो अंदर जाएंगे। वो उसी जो मेकशिफ्ट टनल है, जो पैरेलल टनल है, उसके सहारे वो अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद में वो जो पैरामेडिकल स्टाफ है, देखिए हाथ में स्ट्रेचर भी उनके नज़र आ रहा है। वो देखिए अगर हम दिखा पाए, हालांकि जो है अंधेरा है, लेकिन फिर भी एक स्ट्रेचर नज़र आ रहा है। जैसे कि जानकारी मिली है कि उस स्ट्रेचर पर एक एक करके इस तरीके से जो कई सारे स्ट्रेचर्स होंगे जो लेकर के वो अंदर जाएंगे और उस स्ट्रेचर पर मजदूरों को एक एक करके मजदूरों को लेटाला जाएगा और दूसरी तरफ से उसको एक रस्सी के सहारे खींचा जा सकता है। कुछ इस तरीके का जो है प्लान बन रहा है। इसी वजह से वो स्ट्रेचर हमको नज़र भी आ रहे हैं कि जो यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, मुमकिन है कि जो टीम अंदर जा रही है वो अपना एक रिहर्सल कर रही हो, क्योंकि एनडीआरएफ के पास में इस चीज़ की महारत है ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की। और इसी वजह से ये लोग फिलहाल अभी तक इनका बहुत ज़्यादा रोल जो सामने नहीं आया था, लेकिन अब जो सबसे बड़ा रोल है वो इन एनडीआरएफ के जवानों का होगा। सोमवार से ही ऑपरेशन टनल को लेकर पॉजिटिव खबरें आने लगी थी। सोमवार को मजदूरों तक 6 इंच का पाइप पहुंचाने में मदद मिली थी, जिससे उन्हें पूरा खाना मुहैया कराना आसान हो गया था। 9 दिन बाद मजदूरों को अनाज दिया गया था। बुधवार दोपहर के लंच में वेज पुलाव और बटर पनीर दिया गया। हमने वेज पुलाव दिया है, ड्राई पनीर दिया है एंड राइस। फिर उसमें हमने उनका कार्ब्स का ध्यान रखा है, राइस दिया है कार्ब्स में। प्रोटीन इंटेक के लिए उनके लिए पनीर दिया है, ड्राई पनीर दिया है। वेज पुलाव बनाया और मटर पनीर बनाया और चपाती बनाया, बटर चपाती, और ये 3 चीज़ें दी हमने उनको। हाँ, प्रॉपर हमने उनको पैक करके भेजा। एक पोर्शन के हिसाब से भेजे, एक आदमी के लिए 2 रोटी, एक आदमी के लिए 1 राइस और 1 सब्जी। कम उनको मिर्ची वाला चाहिए था, कम मसालेदार, कम तेल चाहिए था उनको। डॉक्टरों ने मजदूरों को बेहद कम तेल मसाला का खाना देने के लिए कहा है और उसको ध्यान में रखते हुए ही खाना तैयार हो रहा है। सोमवार को खाना मिलना शुरू हुआ और मंगलवार सुबह सुरंग के भीतर से आई इन तस्वीरों को देखकर देश ने राहत की सांस ली थी। कैमरे की स्क्रीन को थोड़ा आप साफ कर लो। ये सर वो गब्बर सिंह ने की, अच्छा हमारे फोरमैन थे। और वो पीछे सर वो जो कमर पे हाथ रखा वो सुशील है सर, हेड ऑपरेटर। सुरंग के भीतर फंसे मजदूर बात कर रहे थे। उन्हें देखकर ये भरोसा हुआ कि वो निराश नहीं है। उन्हें विश्वास है कि जल्द मदद के हाथ उन तक पहुंचेंगे। और सुरंग में काम करने वाले मजदूरों ने ये बता दिया कि सिर्फ उनका जिस्म फौलादी नहीं है, उनका जिगर भी उतना ही फौलादी है। ताजा अपडेट यह है कि 6 इंच के उसी पाइप के जरिए मजदूरों तक माइक्रोफोन और स्पीकर भी भिजवा दिए गए हैं, यानी अब उनसे बातचीत कर पाना आसान हो गया है। देश जब अटल टनल जैसी उपलब्धि हासिल करता है तो हमें गर्व महसूस करते हैं, लेकिन ऐसी सुरंगों के बनने के पीछे संघर्ष होता है। तमाम मुश्किलों के बाद सुरंग तैयार होती है और उत्तरकाशी में हुए इस हादसे के बाद NHAI देश में जितनी सुरंगें बना रहा है उनकी सुरक्षा के ऑडिट का NHAI ने फैसला किया।